नमस्कार। आज कुछ विचार की दूसरी कड़ी में हम प्रेमचंद के विचारों को समझने का प्रयत्न करेंगे और उनके कुछ विचार में जो संकलित निबंध है, विशेषकर कहानी कला। तो कहानी कला के संबंध में हम यहाँ पर विस्तार से विचार करने जा रहे हैं। कुछ विचार की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि यहाँ रचनाकार प्रेमचंद एक साहित्यिक व्यक्ति और एक चिंतक दोनों रूप में दिखते हैं और हम इस किताब के माध्यम से सीधे प्रेमचंद के खुद के विचारों से अवगत होते हैं। इसलिए आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो कुछ भी मैं बताने जा रही हूँ वह सब कुछ प्रेमचंद के विचार हैं और ये जो विचार हैं वो कहानी कला से संबंधित है। विशेषकर कहानी कला भाग 1 में जो उन्होंने बातें कही हैं, आज हम उस पर ही ज़्यादा गौर करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रेमचंद के 2 तरह के लेख कुछ विचार में हैं या उसमें संकलित हैं, आप ये कह सकते हैं। प्रेमचंद ने साहित्य और भाषा संबंधी अपने विचारों को यहाँ स्पष्ट करने का प्रयास किया है और राष्ट्रभाषा हिंदी की समस्या एवं समाधान पर अपने बहुत स्पष्ट विचार उन्होंने रखे हैं तथा साहित्य के संबंध में उन्होंने स्पष्ट किया है कि साहित्य का उद्देश्य जीवन से जुड़ा हो, जीवन से पलायन न हो। हमारा प्राचीन भारतीय जो साहित्य रहा है वह आदर्शवादी रहा है और प्रेमचंद भी यहाँ आदर्शवाद के समर्थक ही प्रतीत होते हैं। उनकी स्पष्ट धारणा रही है कि हिंसा हमारा सर्वनाश कर देगा, अतः जीवन के लिए गांधीवाद से अच्छी कोई दूसरी राह नहीं है। यहाँ हम ध्यान देंगे कि उन्होंने कहानी कला, हम यहाँ विशेषकर कहानी कला पर ध्यान देंगे और उन्होंने कहा है कि छोटी कहानियाँ हमारे प्राचीन साहित्य में और हमारे धर्म ग्रंथों में अनेक दृष्टांतों के रूप में, दृष्टांत पैराबल्स जिसे अंग्रेजी में कहा गया है, दृष्टांतों के रूप में बहुतायत से है। और ये जो रचनाएं हैं प्राचीन काव्यों में प्राचीन काव्यों में हम यूँ कहें कि प्राचीन धर्म ग्रंथों में, वो बहुत ही स्तरीय है, बहुत ही उच्च कोटि का है। कहानी कला के भाग 1 में उन्होंने कहानी के स्वरूप पर चर्चा की है, थोड़ी विस्तार से चर्चा की है और उन्होंने यहाँ कहानी को 3 अलग अलग हिस्सों में देखने का प्रयत्न किया है: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ये जो कहानी है, जिसे हम आख्यायिका या गल्प भी कहते हैं, उसमें धीरे धीरे बदलाव कैसे आता गया। साथ ही उन्होंने कहानी और उपन्यास में क्या अंतर है एवं दोनों का उद्देश्य कैसे थोड़ा भिन्न है, यह भी बतलाने की कोशिश की है। प्रेमचंद को ऐसा लगता है कि आज की जो हिंदी कहानियाँ हैं वह अंग्रेज़ी और यूरोपियन कहानी की नकल तथा बहुत हद तक उससे प्रभावित है और यह बड़ा कारण है कि आज कहानी का उद्देश्य उन्हें नष्ट होता नजर आ रहा है। अतः हमें अपनी जड़ों को भूलना नहीं चाहिए। प्रेमचंद हमेशा यह याद दिलाने की कोशिश करते हैं। अब हम इसे थोड़ा और विस्तार से समझेंगे।
ये जो आख्यायिका है ये प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में आध्यात्म और नैतिकता को आधार बनाकर लिखे गए। इसके बहुत सारे दृष्टांत मिलते हैं महाभारत, उपनिषद में, बुद्ध जातक कथाओं में, बाइबल के पैराबल्स में। ऐसे सभी ग्रंथ लोगों को उस समय शिक्षित करने का काम करते थे और ये बहुत सफल माध्यम भी रहा। यहाँ यह स्पष्ट था कि इनका उद्देश्य, मतलब इन ग्रंथों का जो उद्देश्य था वह मात्र मनोरंजन नहीं था, बल्कि जन सामान्य को शिक्षा देना भी था, नैतिक आचरण के लिए, आध्यात्म के लिए। और हम देखेंगे कि ऐसे ग्रंथों में कल्पना की ऐसी मौलिकता है और जिसे ऐसी रोचक भाषा शैली में प्रस्तुत किया गया है जो आज भी हमें बहुत प्रभावित ही नहीं करती बल्कि चमत्कृत करती है। दूसरी ओर आज इन आख्यायिकाओं का स्वरूप बदलता जा रहा है। इसमें अनेक प्रकार के विषयों की भरमार हो गई है। प्राचीन काल में जैसे आध्यात्म और नैतिकता थी उसके मूल में, लेकिन आज और थोड़ा बहुत मनोरंजन भी था। लेकिन आज जो है इसका स्वरूप बदल गया है और इसमें अनेक प्रकार के विषय हैं, जैसे जासूसी किस्से हैं, यात्रा वृतांत है, अद्भुत घटनाएं हैं, विज्ञान है, प्रेम संबंधी कहानियां हैं। ऐसे बहुत सारे विषय जिस पर कहानियां लिखी जा रही हैं या जिसे कहानी कहा जा रहा है। और हम देखेंगे कि ये जो जासूसी कहानियां हैं या यात्रा वृतांत हैं, ये लोगों को बहुत रोचक भी लगती है, लोग इसे पढ़ते भी हैं। लेकिन आज की कहानियों का उद्देश्य बहुत अनिश्चय से भरा है। प्राचीन काल में कहानियों का एक निश्चित उद्देश्य था कि शिक्षा देनी है या अध्यात्म के विषय में कहना है या उपदेश देना है। लेकिन आज की कहानियों का उद्देश्य क्या है यह समझना थोड़ा जटिल हो गया है और इसीलिए उन्होंने कहा कि ये अनिश्चय से भरा है। अंग्रेजी के आलोचक तो कहते हैं कहानी उसे माना जाना चाहिए जो 15 मिनट में पढ़ी जा सके। कुछ लोग कहानी में उपदेश का होना दोष भी मानते हैं। लेकिन हमारे साहित्य में धर्म ग्रंथों के अलावा आप देखिए कथा सरित सागर में, बैताल 25 में, सिंहासन 32 जैसी पुस्तकों में नैतिक और धार्मिक समस्याओं का समाधान है। प्राचीन काल की भारतीय ही नहीं बल्कि अरबी और यूनानी कथाओं में भी उपदेश और चमत्कार से संबंधित प्रतीकों के माध्यम से बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं। अभिप्राय यह है कि प्राचीन आख्यायिकाएं उद्देश्यपूर्ण रचनाएं थीं जो कि आधुनिक काल में दिखलाई नहीं देती हैं। और यदि हम मध्यकाल की बात करें तो मध्यकाल में भी वैसी रचनाएं नहीं दिखती हैं। मध्यकाल की जब हम बात करते हैं तो यह काल मुख्य रूप से काव्य और नाटक लेखन का रहा है। भक्ति काव्य और राजाओं की प्रशस्ति गायन की प्रमुखता रही है। लेकिन यह जरूर है कि फारसी में शेख सादी ने गुलिस्ता बोस्ता जैसी आख्यायिकाओं की रचना की है जो बहुत लोकप्रिय हुई है। लेकिन यह कहा जा सकता है स्पष्ट रूप से कि मध्यकाल जो था वह आख्यायिकाओं का काल नहीं था। उस समय कहानियां नहीं लिखी गईं। ये देखिए उस काल की जब बात करते हैं तो सिर्फ हिंदी की बात नहीं करते हैं प्रेमचंद, अन्य भाषाओं की भी बात करते हैं। हम इसे यूं समझें
कि ये विश्व साहित्य की बात करते हैं, और ख़ासकर उस समय जो साहित्य हम पढ़ रहे थे, मतलब हिंदुस्तान में जो साहित्य आ रहा था, ये उसकी चर्चा है। और जब वो आधुनिक काल की बात करते हैं तो आधुनिक काल में पुनः लेखकों ने कहानी की ओर ध्यान देना शुरू कर दिया। और मज़ेदार बात यह थी कि हमारा जो सभ्य समाज है वह इसे बहुत पसंद भी करने लगा। और प्रेमचंद की दृष्टि में तो अंग्रेज़ी और फ्रेंच और रूसी भाषा में बहुत उच्च कोटि की कहानियाँ मिलती हैं, बहुत उच्च कोटि की। उन्होंने कहा है कि यूरोप में भी बहुत कहानियाँ लिखी जा रही थी, लेकिन फ्रेंच और रूसी भाषा में और अंग्रेज़ी में जो कहानीकारों ने लिखी है वो अद्भुत है, अद्वितीय है। अंग्रेज़ी में चार्ल्स डिकेंस हुए, थॉमस हार्डी हुए, रुडयार्ड किपलिंग हुए, फ्रांस के बाल्जक, मोपासा, और रूस के टॉल्स्टॉय, चेखव, दोस्तोयेवस्की, ऐसे नाम, प्रसिद्ध नाम जिन वो इनकी कहानियों को बहुत महत्व देते हैं। और भारत में बंकिम चंद्र और रविन्द्रनाथ ठाकुर की कहानियों को वो बहुत उच्च कोटि का समझते हैं। आपको पता ही होगा कि हम प्रेमचंद को विश्व साहित्य में ये जो 10 महत्वपूर्ण नाम हैं कहानीकारों में, उन्हीं के साथ हम प्रेमचंद को भी रखते हैं। क्योंकि यहाँ पर प्रेमचंद ने अपने विचारों को रखा है, इसलिए यहाँ स्वाभाविक है वो अपना नाम नहीं दे सकते थे। और ऐसे भी कहानीकार के जाने के बाद ही प्रायः उनकी रचनाओं को वह अभूतपूर्व स्थान मिलता है जो प्रेमचंद को भी मिला है। ये ज़रूर है कि प्रेमचंद अपने जीते जी बहुत प्रसिद्ध हो चुके थे। उनके उपन्यास और कहानियाँ बहुत प्रसिद्ध थी, लोगों द्वारा बहुत पसंद की जाती थी, उनको बुलाया जाता था, उन्हें सुना जाता था। और प्रेमचंद जब आधुनिक काल की बात करते हैं तो आधुनिक काल में वे कहानियाँ और उपन्यास दोनों को देखते, कहानियों और उपन्यास दोनों को देखते हैं, क्योंकि ये दोनों ही विधा बहुत आयत से लिखी गई और लोगों के द्वारा इन दोनों विधाओं को, नाटक भी लिखे गए, इन दोनों विधाओं को बहुत पसंद भी किया। कहानी के संदर्भ में उपन्यास की चर्चा भी उन्होंने की है और कहा है कि उपन्यास घटनाओं, पात्रों और चरित्रों का समूह है। आख्यायिका केवल एक घटना है, मतलब कहानी में एक घटना को ही आप ले सकते हैं, बहुत सारी घटनाओं की खिचड़ी नहीं कर सकते हैं। उपन्यास में आपको यह अवसर मिलता है कि आप वहाँ बहुत कुछ लिख सकते हैं, बहुत सारे पात्रों को, इसीलिए कहा चरित्रों का समूह है, पात्रों और चरित्रों का समूह उन्होंने कहा है। लेकिन कहानी में इसकी गुंजाइश नहीं है। उपन्यास लेखन में लेखक अपनी प्रतिभा को फैलाव दे सकता है तथा घटनाओं की भरमार भी लगा सकता है, लेकिन कहानी में यह गुंजाइश नहीं है। उसमें तो मात्र एक घटना का ही उल्लेख होना चाहिए। कहानी में एक शब्द भी ऐसा नहीं लिख सकते जिससे कहानी का उद्देश्य जो है वो नष्ट हो जाए। मतलब जो शब्द चयन भी आप कर रहे हैं वो अनावश्यक न हो, जितनी आवश्यकता है, जो उद्देश्य को पूरा कर दे उतने ही शब्द हो। इसकी भाषा भी सरल और सुबोध होनी चाहिए। उनका मानना था कि गल्प सर्वसाधारण के लिए है, गल्प कहानी सर्वसाधारण के लिए है, जिसके पास ना उपन्यास खरीदने का धन है और ना ही पढ़ने का समय, क्योंकि उपन्यास एक मोटी रचना है, बहुत पैसे भी लगते हैं खरीदने में। तो और आज के ज़माने में लोगों के पास समय की कमी थी। अब देखिए प्रेमचंद 100 साल पहले लिख रहे हैं ये, लेकिन आज भी वही स्थिति, आज हमारे पास समय नहीं है, उस समय भी समय नहीं था।
और लोग इसीलिए कहानी की ओर ज़्यादा उन्मुख हुए, क्योंकि उनके पास न इतना धन था न पढ़ने का समय था। कहानी की विशेषता यह भी होनी चाहिए कि सरलता में आप कितनी सरसता पैदा कर सकते हैं, ये तो सही है। और दूसरी ओर जो जेब माने पॉकेट, आपके जेब और समय दोनों को बचाती है कहानियाँ, इसलिए कहानी बहुत प्रसिद्ध हुई। आपको पता है कि प्रेमचंद कथा सम्राट कहे जाते हैं। कहानियाँ इनकी 300 के लगभग है, जो आपको पता है मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। और प्रेमचंद को उन कहानियों के कारण ही विश्व के इन प्रसिद्ध नामों के साथ रखा जाता है। प्रेमचंद का यह कहना था कि आज अंग्रेज़ी कहानियों की नकल कर हम कहानी को जटिल बना रहे हैं। हमारे यहाँ की कहानियाँ बड़ी सरल होती थी, सीधी होती थी। उपदेश है तो एक ढर्रे पे चलती थी कि हाँ अब ये होगा, अब ये घटना आएगी, ये पता होता था कि हमें हमारा उद्देश्य क्या है। लेकिन आज की कहानियाँ कैसी हो गई हैं, जटिल, और इसकी जटिलता का कारण वे अंग्रेज़ी कहानियों की नकल को समझते हैं। आज कहानी उद्देश्यहीन हो गई है। कहानी का प्रारंभ अंत से शुरू हो जाता है, या यूं कहे कोर्ट का दृश्य वार्तालाप से, और कहीं से भी कहानी का प्रारंभ हो जाता है। दो मित्रों के वार्तालाप से, कोई दृश्य का वर्णन हो रहा है, वहाँ से कहानी आरंभ हो जाती है। और इसीलिए प्रेमचंद का कहना है कि ये सारी चीज़ें कहानी को दुर्बोध बना देती है, वो सरल नहीं रहने देती। कहानी में अंत होता ही नहीं, लेखक एक समस्या खड़ी कर देता है और कहानी समाप्त। अब आप सोचते रहिए। अभिप्राय यह है कि कहानी से मनोरंजन गायब हो गया, मनोरंजन गायब हो गया, और कहानी पढ़ के आप बोझिल हो जा रहे हैं, आप चिंतित हो जा रहे हैं कि ऐसी भी घटना होती है, आप परेशान हो जा रहे हैं। कहानी में मनोरंजन जैसी चीज़ नहीं रही। अब सिर्फ मनोरंजन के लिए ही कहानी लिखी जाने लगी, जहाँ सिर्फ मनोरंजन है। वास्तव में कहानी में होना क्या चाहिए? प्रेमचंद के संबंध में आप जानती हैं, आदर्श और यथार्थ दोनों का समन्वय वे चाहते थे। और यहाँ भी वो ये बात रखते हैं। किस तरह रखते हैं कि जो यथार्थवादी हैं उनका कहना है कि जीवन में अक्सर अच्छाई का फल मिलता दिखलाई नहीं देता, यथार्थ में दिखलाई नहीं देता। प्रायः बुराई का परिणाम अच्छा और अच्छाई का परिणाम बुरा होता दिखता है। ये आदर्शवादी मानते हैं, यथार्थवादी मानते हैं। दूसरी ओर जो आदर्शवादी हैं वे क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि यथार्थ को उसी रूप में दिखाने से फायदा क्या है? जो यथार्थ अगर आप उसी को दिखा दीजिएगा तो उससे क्या फायदा है? वह तो हम रोज खुली आंखों से देखते ही हैं। कुछ देर तो हमें जीवन की करवाहट से दूर रहना चाहिए। मतलब उसी यथार्थ, वही जीवन की समस्याओं से थोड़ी देर हमें क्या चाहिए? आराम चाहिए। अतः जो कहानियाँ हैं, गल्प हैं, इसके द्वारा समाज को मात्र आईना ही नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि उसका मार्ग भी प्रशस्त करना चाहिए। कि जीवन में जो समस्याएं हैं सिर्फ आप खड़ी मत कीजिए, बल्कि उसका समाधान भी दिखलाइए, जिससे कि हम जीवन को आनंद पूर्वक जी सके। ये कहना है किनका? आदर्शवादियों का। और हम देखेंगे कि हमारा जो प्राचीन साहित्य है और जिस प्रकार आदर्श और मर्यादा का मार्ग वह दिखाता है हमें, उसी का हमें अनुकरण करना चाहिए। लेकिन
प्रेमचंद की बहुत स्पष्ट यह धारणा रही थी कि आदर्श और यथार्थ दोनों ही रहे और दोनों का ऐसा सम्मिश्रण रहे कि हम उससे जुड़ जाएं, वह हमसे दूर ना लगे। वो कहानी, वो उपन्यास जो हम पढ़ रहे हैं, वो हमें अपना सा प्रतीत हो। हम जिसे कहते हैं ना, साधारणीकृत हो जाना। हम तभी आनंद ले सकते हैं जब वो हमें अपना सा प्रतीत हो, और इसीलिए है कि उसमें आदर्श और यथार्थ दोनों का सम्मिश्रण रहे, और जो घटना है, जो हम पढ़ रहे हैं, वह हमें सत्य से दूर भी ना प्रतीत हो। अभिप्राय यही है कि वो हमारे जीवन की घटना लगे। प्रेमचंद ने कहानी के जो कहानी कला का जो प्रथम भाग है, उसमें इन्हीं 3 चीज़ों पर मुख्य रूप से उन्होंने अपने विचार रखे हैं कि कहानी क्या है, उपन्यास क्या है, दोनों में क्या अंतर है, और हमें कैसी कहानियाँ लिखनी चाहिए। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि विश्व के जो चुनिंदा साहित्यकार रहे हैं, जिन्होंने श्रेष्ठ कहानियाँ लिखी हैं, उनका उन्होंने नामोल्लेख करते हुए अपनी बात को रखा है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। कहानी कला का दूसरा भाग हम अगली कक्षा में करेंगे।